अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया जिशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, इक़्तिदार संभालने के बाद अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नून मिसाली हुकूमत कायम करे। कल इमरान खान ने भी दुनिया न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम में दावे और वादे तो बहुत किया, अब इन्हें नताइज देना होंगे, बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैं जल्द असम्बली जाऊंगा और दुनिया देखेगी कि हकीकी ओपोजिशन कैसी होती है। फ्रेंडली ओपोजिशन के दिन गुजर गए। सवाल यह है कि हकीकी ओपोजिशन से मुराद क्या है? हुकूमत को टफ टाइम देना, या उनकी गलतियों के इस्लाह में उनकी मदद करना, या सिर्फ तनकीद करना और हर अच्छे काम में भी कीड़े निकालना? क्या ये होती है ओपोजिशन? याद रहे कि केपीके में इमरान खान की हुकूमत है और ओपोजिशन का सामना उन्हें भी वहां पर होगा। उनकी ओपोजिशन कितनी हकीकी होगी ये भी हम देख लेंगे। लेकिन जरा गौर कीजिए कि हकीकी ओपोजिशन की बात करने वाले इमरान खान की जमात के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी ये कहते हैं कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ थे और हैं। आखिर ये क्या मामला है कि टिकट तहरीक इंसाफ का जीत उनके प्लेटफॉर्म से, लेकिन लीडर कोई और है, और ऐसे में अपने ही लीडर के खिलाफ हकीकी ओपोजिशन कैसे हो सकती है? इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि महमूद अचकज़ई कहते हैं कि मुशर्रफ का साथ देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये ड्रामा ही बंद होना चाहिए। कुछ दिन पहले याद रहे आपको कि मुशर्रफ का साथ देने वाले चौधरी शुजात भी ये कह चुके हैं कि मुशर्रफ को एक डील के तहत वापस भेज दिया जाएगा। आज इस पर भी बात करेंगे, आखिर ये क्या सारा मामला है। और आखिर में हम आपको बताएंगे एक ऐसे होटल के बारे में जहां एक मुनफरिद किस्म का खाना मिलता है। वो खाना या तो आपको पूरी दुनिया में सिर्फ उस होटल से मिलेगा या उसकी असल जगह से मिलेगा। वो असल जगह क्या है, क्या आप वहां उस असल जगह पर जा सकते हैं या नहीं, इस बारे में भी हम आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। लेकिन इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले खबरें लेंगे क्लासरा साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज में एक बात करूँगा, एक केस है लैंड रिफॉर्म्स केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस पर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें ये कहा है कि जो ज़मीन इस्तेमाल में नहीं है वो जो है वो सरकार के पास वापस चली जानी चाहिए। इस हवाले से एक शरीयत कोर्ट का भी एक पहले फैसला मौजूद था, तो ये केस अब भी चल रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम बात तो बड़ी करते हैं जागीरदारी निज़ाम ख़त्म कर दें, तो MQM भी कह रही है, सारे हम कह रहे हैं, बस कह ही रहे हैं। तो ये एक हकीकी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक अप किया है। इस पे देखेंगे इसकी प्रोसीडिंग्स कल तक क्या रहीं, और फिर इसको हम फॉलो भी करेंगे। और फिर सेकेंडली मैंने एक बहुत बड़ा मशहूर एक दानश्वर और मुफक्किर है अमरीकी, नोम चॉम्स्की, बड़ा नाम है उसका। तो उन्होंने, वो वैसे बुनियादी तौर पे तो लसानियात के आदमी हैं, लिंग्विस्टिक्स के, मगर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मजमून लिखा है जिसका उन्वान है हाउ टू डिस्ट्रॉय फ्यूचर, कि मुस्तकबिल को कैसे तबाह किया जा सकता है। तो उसमें हमें बता रहे हैं कि आज की जदीद तरीन कौमें मुस्तकबिल को तबाह कैसे कर रही हैं, और वेरी सरप्राइजिंगली कि जो बहुत जदीद तरीन कौमें नहीं हैं, ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, वहाँ से कोशिश हो रही है कि सैयारे को और इस फितरत को, नेचर को कैसे बचाया जाए। और आखिर में वक्त मिला तो मैं बात करूँगा, ये बांग्लादेश में शाजिया आप देख रही हैं जो जिस तरह से वो मजदूर मारे गए थे। 60% जो बिल्डिंग्स हैं सनती बांग्लादेश में, उनको मखदूश करार दे दिया गया, किसी वक्त वो गिर सकती हैं। अच्छा। तो हम बात करेंगे कि, और वो 20 अरब डॉलर कमाता है बांग्लादेश उनसे। और ये जो हम डिज़ाइनर्स क्लोथ्स पहनते हैं, हमने कभी सोचा, बड़ी महंगी दुकानों पे जाके खरीदते हैं कि किस किस्म इसका खून शामिल है। ये जो हम ये ब्लैकबेरी इस्तेमाल करते हैं, वो स्वेट शॉप्स कैसी हैं चाइना में, क्या गुजर जाती है इन खूबसूरत गैजेट्स को तख्लीक करने में, उन तख्लीककारों पे। और फिर ये भी देखेंगे कि बांग्लादेश वाले हमसे अलहदा तो हुए थे, तो क्या लकीरें खींचने से आज़ादी मिल जाती है? मिल गए हैं, आज़ाद हो गए हैं वो, तो आज़ादी क्या है, इस ज़मन में आज ये बात। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या बताने वाले हैं आज हमें? जी, दो स्टोरीज हैं बेसिकली। एक तो न्यूज़पेपर में छपी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस पर बात करेंगे कि ऐवान सदर में कल सदर जरदारी साहब के जो पीर हैं, उन्होंने कल कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की और दावा फरमाया है कि ये 5 साल सदर साहब ने पूरे किए ऐवान सदर में, ये मेरी वजह से किए हैं उन्होंने। और कुछ नए दावे भी किए हैं कि उनका फर्दर जरदारी साहब के बारे में क्या प्लान है, उनके पीर साहब, तो उस पर बात करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बड़ी खबर इस्लामाबाद की हद तक समझी जा रही है, मुझे नहीं पता लाहौर में उसकी क्या सिचुएशन है, कि कैबिनेट क्यों डिले हो रही है, क्या इसकी रीज़न है, इनसाइड क्या स्टोरीज आ रही है, इस पर स्पेकुलेशन हो रही है खासी यहाँ पे कि मियाँ साहब ने कल अपने साथ चंद वजीरों को हलफ क्यों नहीं लेने दिया, एक रिवायत थी उसको क्यों तोड़ा गया है, तो इस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर इमरान खान की हकीकी ओपोजिशन से मुराद क्या है, एक ब्रेक के बाद।
बहुत खुशामदीद। इमरान खान हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करने का इरादा रखते हैं और कहते हैं कि सब दुनिया, पूरी दुनिया देखेगी कि हकीकी अपोजिशन आखिर होती क्या है। क्लासा साहब, जरा हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए हकीकी अपोजिशन का मतलब होता क्या है वैसे। शाहज़ा, जो मुझे समझ आ रही, कल जो जावेद हाशमी साहब ने स्पीच की है उसने शायद इमरान खान साहब को मायूस किया है। मैंने इंटरव्यू देखा भी है उनका, आज सुबह पढ़ा भी है दुनिया अपने अखबार में, क्योंकि जावेद हाशमी साहब से ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब उनके लीडर हैं तो फिर आपने ये पार्टी में रहना था, वहीं पे इख्तलाफात होते रहते हैं, फिर छोटी मोटी चीज़ें डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक पार्टी में चलती रहती हैं, फिर आप साइड लाइन हो गए थे। सो मैं भी ज़ाती तौर पर, बहुत सारे और लोगों को भी इस पर शदीद हैरानी हुई है कि जावेद हाशमी साहब ने किस तरह की बात की है। बल्कि हमारे दोस्त आमिर मतीन साहब ने कल मालिक साहब के शो में अच्छी बात की कि ये तो लगता था कोई एप्लीकेशन उठाई हुई है जावेद हाशमी साहब ने और पेश कर रहे हैं उनको वहाँ पे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को कि ये देखें जी, मैं तो आपको कल भी लीडर समझता था, आप भी समझते। सो जावेद हाशमी साहब की स्पीच ने एक डेंट डाला है मेरा ख्याल है उसमें, पीटीआई के रैंक्स में। पीटीआई के खुद भी लोग बड़े इस पर हैरान थे कि लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ चुकी है, जैसे हम पहले भी डिस्कशन करते रहते हैं। वो इस काबिल नहीं रहेगी कि वो उनको डट के बात कर रहे हैं। अगरचे कल अमीन फ़हीम साहब ने कुछ हिंट्स ड्रॉप किए हैं, मियाँ साहब ने जब कहा कि हम एहसाब करेंगे तो जवाबन उन्होंने भी उनको याद दिलाया कि जहन में रखिएगा कि एक ISC असगर खां केस भी पड़ा हुआ है। हिंट्स वहाँ पे कुछ ड्राफ्ट्स ओपनली उन्होंने तलवारें नहीं निकाली कल अपोजिशन और ये सरकारी बेंचेस ने, लेकिन वो जो उनकी तकरीर थी जावेद हाशमी साहब की, और मैं समझता हूँ इसे शायद प्रॉम्प्ट भी किया है इनको इमरान खान साहब को इसकी क्लैरिफिकेशन। तो इसीलिए इमरान खान को जरूरत पड़ी है कहने की कि वो हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, जरूरत पेश आई उन्हें। और मुझे भी लगता है इमरान खान ही अल्टीमेटली जाकर पोजीशन का रोल उन्हें अदा करना पड़ेगा। और जावेद हाशमी साहब एक बड़े सीजनड आदमी हैं, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। उनसे इस ये बिग डे पे इस तरह की तकरीर की तवक्को मेरा ख्याल नहीं की जा रही थी, जिस तरह उन्होंने पर्टिकुलरली उनका ये कहना कि नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर थे और हैं। भी अगर थे और हैं तो फिर ये सारा, ये किस बारे में ये सारा आपने मैस मचाया हुआ है? फिर पार्टी छोड़ना, इलेक्शन लड़ना, तकरीरें करना, मैं बागी हूँ तो मैं ये बला बला। तो मेरा ख्याल बहुत सारे एडमायरर हैं जो ये जावेद हाशमी साहब के, वो भी मायूस हुए कल उनकी तकरीर से। उनके अपनी पार्टी का रिएक्शन हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब भी कोई मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे। सो आने वाले दिनों में इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने वाली है कि जब इमरान खान साहब खुद आते हैं पार्लियामेंट में, जो बात आप कह रहे हैं हकीकी अपोजिशन की, वो अगर चाहे इमरान खान साहब के पास इतना एक्सप्लोसिव मटीरियल हो सकता है, मौजूद है नवाज शरीफ साहब के बारे में भी मौजूद है, उनके पास से रिलेटेड जो केसेज चल रहे हैं, नैब के पास 4 केसेस पड़े हुए हैं, फाइल्स हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, वो खुलवाई जा सकती हैं, वो उस पर जोर डाल सकते हैं। ISC असगर खान सबसे बड़ा केस है, लोन डिफॉल्ट बहुत बड़ा केस पड़ा हुआ, जिसको 15 साल से उन्होंने 18 रुपए की पेमेंट नहीं करी, पेमेंट नहीं की। सेम अगर पीपल्स पार्टी को ग्रिल करना चाहें तो पीपल्स पार्टी की तो लंबी लिस्ट है, और रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई एक नए वजीर के बारे में नैब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। आज की खबर में देख रहा था, अब उन्होंने नवीद कमर साहब को नैब ने शायद नोटिस जारी कर दिया है। सो डेली बेसिस पे दोनों साइड्स पे कोई ना कोई मेरा ख्याल स्टोरीज आएंगी, और इमरान खान साहब के पास बड़ा अच्छा मौका होगा कि इनकी फाइलें तैयार करके एक प्रॉपर अपनी रिसर्च के साथ पार्लियामेंट जाते हैं तो वो एक अच्छा खासा एक प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं दोनों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए भी और नवाज शरीफ साहब के लिए भी। साहब आप क्या कहेंगे कि हाशमी साहब की बात थे कि तो समझ में आती है, लेकिन मुझे लगता है वो क्लासा साहब का कॉलम पढ़ के ना कल कुछ ज्यादा ही वो इमोशनल हो गए, कैरीड अवे हो गए। लेकिन कैरीड अवे नहीं होना चाहिए। जो मेरी इतलात है नहीं, जो मेरी इतलात है, कल से आपकी बात काट रहा हूँ, मेरी इतलात है जावेद हाशमी साहब ने कल शाम तक वो कॉलम नहीं पढ़ा था। मैं तो वैसे एक कर रहा हूँ बात, मगर बात आप इसलिए मुझे लाइटर टोन में कह रहे हो, इसलिए उनकी कल वाली तकरीर का मुझे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे कॉलम के बाद उन्होंने तकरीर नहीं। लेकिन बात यह है कि समझ नहीं आ रही थी, कल हम देख रहे थे कि और भी जो असेंबली का मंजर था, शेख रशीद साहब भी बड़े वोकल रहे हैं, कोशिश भी करते रहे मुस्लिम लीग नून में आने की, वो भी जाके सब मिल रहे हैं, और एक ऐसी एक मुकनतीसियत नजर, आज एक खबर भी लगी हुई है कि इवन नवाज शरीफ सब थक के होंगे उठ के बैठ के असेंबली में, जो लोग उन्हें सब मिलने आ रहे थे। मगर सबसे अहम बात यह है कि ज्यादा जो सख्त तकरीर है वो तो फिर उन्होंने की, भले उसकी वजह पीछे कुछ भी थी। अमीन फ़हीम साहब ने कहा जी ये कैरेट भी है, ये स्टिक भी है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कि जनाब हमें आप अगर टच करेंगे तो फिर हम भी इशोर करेंगे, तो वरना हम अच्छी अच्छी अपोजिशन करते रहेंगे आपके साथ। और उन्होंने बड़े सख्त, और फिर साथ एजेंसियों का जिक्र भी वो करके सवालिया निशान उन्होंने इस फतह पे भी छोड़ दिया। मगर ये जो इमरान खान साहब का जो आज स्टेटमेंट आया है ना, इसमें एक चीज जो जिसे हम शायद इग्नोर कर रहे हैं, और वो ये कि उन्होंने कहा है कि मैंने हकायक जमा कर लिए हैं, जो इलेक्शन हुआ है, और जब ये हकायक आएंगे आवाम के सामने तो लोग मुश्तबदा रह जाएंगे या ये हो जाएगा। तो लेकिन बात यह कि नेसेसिटेट किसने किया, ये ओकेजन नहीं था
ये मौका नहीं था ये बात करने का जी मैंने 5 साल आपके, वो किसी ने कहा था ना कि पॉलिटिक्स नोज नो ग्रेटिट्यूड। लगता है हमारी सियासत और सियासतदान न जाने कब पुख्ता होंगे इस ज़िम्मन में कि भाई ये आप अपनी कुर्बानियां याद दिला रहे हैं उनको, इलेक्शन आप इधर से लड़ रहे हैं पीटीआई से, और पीटीआई का सारा और दूसरी बात सफर कौन कर रहा है कि पीटीआई ने आपको प्लेटफॉर्म दिया कि जाए आप हमें रिप्रेजेंट करें, उनका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। तो मेरे ख्याल में, और साथ साथ मैं ये भी देखूं, ये फौजिया कसूरी साहिबा का भी मामला देखा, आज मैं खबर देख रहा था कि जी ये मुस्लिम लीग नून से मुबैना तौर पर इनकी टॉप लीडरशिप से मुलाकात हो गई है और इन्हें ये कहा गया कि तो ये कल तक ये जो टीवी के टॉक शो कहती हैं तहरीक इंसाफ में माफिया का कब्जा है, उस तरह से लोगों क्या आज है कब्जा? जब वो टीवी के टॉक शोज में बैठ के शी वाज लैशिंग आउट जो एक मुस्लिम लीग नून के लोगों पे वो तनकीद के जो कोड़े बरसाया करती थी, वो क्या था? तो मतलब इन्हें हमें समझ नहीं आता कि कैसे दिनों में एक पार्टी जो दुनिया की बेहतरीन पार्टी है, सुबह हम उठते हैं तो हमें उसी पार्टी के जो लोग हैं हमें बताते हैं इसमें तो माफिया आ चुका है, तो अब हम एक गैर माफिया की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब ये कल ये हुआ, इसमें मेरे ख्याल में अवाम ने बहुत क्लासा साहब, इमरान खान को ये भी तो याद रखना चाहिए कि उनकी हुकूमत है केपीके में, वहां पे उन्हें भी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। इधर तो सेंटर में तो तनकीद कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को कारकर्दगी दिखाना होगी, केपीके में उन पर भी तो बहुत ज्यादा प्रेशर है वहां पर, जिस तरह हालात वहां खराब है। जी शाहजहा, बिल्कुल आपकी वैलिड ऑब्जर्वेशन, लेकिन इमरान को एक अभी एज है, और जिस वजह से इमरान का कॉन्फिडेंस लेवल, उनका गुफ्तगू का स्टाइल आप देखें, वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा आपको असर्टिव लगते हैं। वो ये है कि उनके पास कोई बैगेज ऑफ ये गवर्नेंस नहीं है पास्ट का। ये बैगेज भी होता है गवर्नेंस, जो जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही होती हैं, आपने सीखा है, लर्निंग है, लोग कहते हैं वो फलां बड़ा तजर्बेकार है, फलां को आना चाहिए क्योंकि पहले उसने किया हुआ है। लेकिन ना तजर्बाकार भी एक बहुत बड़ा मौका होता है कि आप जाएं, सीखें, नई नई चीज़ें सीखें, और इस तरह बंदा ज़्यादा जल्दी सीख के इंटरवेंशन बेहतर कर सकता है। एक चीज़ इमरान को जो सबसे बड़ा जो एक वहाँ पे एक मौका है कि इमरान की पार्टी में ये मोस्टली वो लोग हैं जिन पे कोई ऐसा बड़े बिग करप्शन के केसेस नहीं है, जिनको नैब अभी नहीं पकड़ सकता, सुप्रीम कोर्ट में जिनके केस नहीं चल रहे, उनका उनके कैरियर पे, पॉलिटिकल व्यूज पे हम बात कर सकते हैं कौन किस पार्टी में था। लेकिन एज सच अगर आप उनकी टीम उठा के देखें तो मुझे नजर नहीं आता सेंटर में कोई बहुत बड़ा स्कैंडल जिस पे कोई वजीर पे रहा हो, या ऐसे हम वहाँ केपीके में उनके नए लोग हैं। इसलिए इमरान अगर अपनी टीम को अपने कब्जे में रख सकता है, वहाँ की केपीके के लोगों को करप्शन करने से रोक सकता है, जो उनकी अपनी टीम है, लोगों से मुराद है जो अपनी उनकी टीम बनेगी, तो इमरान एक एज ले सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो मुझे लग रहा है अभी तक उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो अपने पार्टी के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स में आके फंस के रहे हैं। एक तो खुद क्योंकि उनके अपनी बड़े गलत मौके पे वो गिरे हैं, उनको इस वक्त जो लाइमलाइट में होना चाहिए था, मेन फैसले करने हैं, पोजीशन के करने हैं, पार्लियामेंट है, हुकूमत है, किस बंदे को केपीके में वहां से लाना है, बैठ से एडवाइजर। इमरान बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल एक अच्छी कारकर्दगी का डेमो देना है केपीके में, बिल्कुल उनके लिए। जी क्लासा साहब, जी मैं कह रहा था इमरान के पास बड़े अच्छे मौके, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी सिचुएशन है। अब तारिक खोसा बहुत बड़े यहाँ टॉप के ऑफिसर रहे हैं, उनको वो लेके जा सकते हैं। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इशू है, डॉक्टर जफर ताफ से कोई बेहतर बंदा कोई नहीं होगा जिनके साथ इमरान की अपनी खुद बड़ी दोस्ती है, जो उनके एग्रीकल्चर साइड उनको देख सकते हैं। ऐसे इमरान के और बड़े तल्लुकात हैं, बाहर से इन्वेस्टर से पैसा ला सकते हैं, जैसे शौकत खानम के लिए लाए। सो उनके पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी अगर इमरान करना चाहें। और मेरी जो ख्वाहिश इमरान को पहले करना चाहिए, मेरा ख्याल सबसे बड़े और लोग भी हैं उनको ये कह रहे हैं, वो है इनका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट कि डिसेंट्रलाइज करें, जिसकी इमरान आखिरी दिनों में अपने जलसों में बात भी कर रहे थे। ये डिफरेंस होगा जो वो सबसे बड़ा इमरान, अगर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को उन्होंने चैलेंज करना है, लोगों को दिखाना है हमारे और इनमें क्या डिफरेंस है, तो इमरान को वहां पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स लेके आनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। वो फिर बता सकते हैं पंजाब को भी, सिंध को, कि आप लोग डीसी और अपने एसी या पुलिस के जरिए आप अवाम पे रूल करते हैं, हम अवाम के जरिए रूल करते हैं। ये इमरान को करना पड़ेगा अगर उसने डिफरेंस बिल्कुल अच्छी कारकर्दगी एक नमूना पेश करना होगा उन्हें वहां पर। कैसे आगे बढ़ते हैं, महमूद अचकज़ई साहब की जरा बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जिन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये ड्रामा ही आप बंद कर दे। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? पहले दिन जब ये हल्फ हो रहे थे असम्बली में, तो हमने देखा कि फिर एक ख्वाजा आसिफ साहब भी बोले कि फौज का हमने रास्ता रो, एक बड़ी टोन ऐसी थी जैसे हमें ये लग रहा था कि थ्रेटनिंग किस्म की टोन है। और फिर इसकी जाहिर है हम अपनी फिर स्पेकुलेशन भी शुरू हो जाती है, हम उससे खबरें तलाश करना शुरू कर देते हैं जो हमारा पेशा है। तो ये कि जी क्या कोई सख्त स्टैंड आएगा, मगर ये बीइंग ए मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी या एक कोलिशन जिसे कह लें, जो भी वो सामने आ रही है, उसके प्लेटफॉर्म से जो अचकज़ई साहब ने कल बात की, फिर अचकज़ई साहब की
कल फिर मैं कहूँगा कलासरा साहब ने बड़ा जिक्र अपनी तहरीर में भी उनका किया। तो एकदम से जब उन्होंने बात की तो हम भी हैरान थे। हम ये देख रहे थे कि बजाय एक सख्त स्टैंस लेने के, जो कि माजी में टॉप लीडरशिप मुस्लिम लीग नून की लेती भी रही है और अब भी ले रही है। अभी मालिक साहब का कल इंटरव्यू हमने देखा था, उसमें उन्होंने क्लिप चलाया था जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था, और ठीक कहा था कि कोई जाती दुश्मनी तो उनकी है नहीं किसी से भी, लेकिन यह कि जिसने आइन तोड़ा है या कानून तोड़ा, तो ये हमें एक शिफ्ट नजर आती है। फिर इसके पस मंजर में कुछ और जो खबरें और गर्द उड़ती रही है, जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने डील कर दिया, इशारतन अब बाबर अवान साहब बेचारे थोड़े ऑब्लिवियन में चले गए हैं। उन्होंने भी कहीं कहा था जी कि कोई बड़ी शख्सियत की रुखसती की बात होगी, मगर बात यह है कि जिस तरह अभी कलासरा साहब से मेरी ऑफ थी टीवी ये स्क्रीन बात हो रही थी कि अचकजई साहब का जो एक रोल और कैरेक्टर सामने नजर आया है वो कोई इन लाइन नहीं लगता जो उनकी ओवरऑल एक रेप्यूटेशन ओवर द ईयर बनी हुई थी, उससे जरा हट के लगता है। जरा पूछते हैं जी कलासरा साहब, इस पर आपका क्या टेक है? मैंने ये जैसे काजी साहब ने भी कहा, कल के अपने कालम में भी जिक्र किया, मुझे खासा थोड़ा सा उस पर शदीद रिएक्शन भी है जो फॉलो आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं अपने आप को कल्ट बना चुके हैं कि उन पर बात नहीं हो सकती, उनके कंडक्ट पे नहीं हो सकती। हम कम से कम अचकजई साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनसे नहीं बिलीव करते। मुझे सोशल मीडिया पर भी थोड़ी सी दो चार उस पर उनके फॉलोअर्स की तरफ से आप कह सकते हैं रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा कि आपने उनके बारे में क्यों बात कह दी। ये गलत ट्रेंड है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल लीडर, पब्लिक ये फिगर्स जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उन पर कमेंट हो सकता है। कोई जात पे, उनकी जातियात पे तो बात नहीं हो रही, उनके पॉलिटिकल व्यूज पे हो रही है। मैं अभी भी कहता हूं कि कल वाली जो उनकी स्पीच है जिसका आप ये काजी साहब और आप जिक्र कर रहे हैं, अगेन एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। हम इनको 2002 से मैंने सुनना शुरू किया है। ये मैं नहीं, यहाँ इस्लामाबाद के बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, हमारी ग्रूमिंग हुई अचकजई साहब की बातें सुन के, हमें यहाँ नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू समझने में आसानी हुई है। अब जो थोड़ी सी वो उसमें डेविएशन कर रहे हैं वो लोग उसे हजम नहीं हो रही, कम से कम मुझसे हजम नहीं हो रही, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी पार्लियामेंट में सुनी हुई हैं। वो आज तक इल्ज़ाम लगाते थे नवाज शरीफ साहब पे, और इसके गवाह मौजूद है सलीम साफ़ी साहब, दोस्त थे हमारे। उन्होंने एक दफ़ा मैं खाने पर बुलाया, अचकजई साहब थे, उसमें आधा घंटा बैठ के उन्होंने ब्लास्ट किया। अभी ये कुछ दिनों पहले की बात है कि पंजाब के लीडर जो हैं ये हमारे साथ धोखा करते हैं। जब उनसे पूछा सलीम साफ़ी साहब और मैंने क्या धोखा करते हैं, उन्होंने 2008 के इलेक्शन की मिसाल दी नवाज शरीफ साहब की। इन्होंने हमारे साथ APDM बनाया, हमने बैठ के अलायंस किया पंजाब के लीडर के साथ कि 2008 का इलेक्शन मुशर्रफ के अंडर नहीं लड़ना। उन्होंने कहा हम बैठे रह गए और इन्होंने जाके इलेक्शन लड़ लिया। ही वाज ब्लास्टिंग। और कहते थे कि जब इनकी पंजाब हाउस में मुलाकात हुई अचकजई साहब की, इसमें इन्होंने रेज किया कि मियां साहब अब हम आप पे क्यों ट्रस्ट करें, 2008 में आपने हमारे साथ वादा किया हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमने इलेक्शन से दूर इख्तियार किया, आपने जाके इलेक्शन लड़ लिया। आज वही खड़े होकर वो हमने लाइन में जाके देखा वोट डाल रहे थे। जाहिर है बलूचिस्तान में उनके इत्तेहादी बने बैठे हैं महमूद अचकजई साहब। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के वक्त खुशामदीद। का सब क्लासों साहब से तो बात हजम नहीं हो रही महमूद अचकजई साहब की, तो आप किस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये जो वैसे भी नेशनलिस्ट है और नेशनलिज्म जो है ना, जब ये कट जाता है मैसेज से, अवाम से जब ये कट जाता है, और अक्सर इसकी हमने तकदीर ये देखी कि ये कट ही जाता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं स्टोरी का तो जिक्र बाद में करूंगा, नेशनलिज्म पे जो बांग्लादेश बनाया गया वो क्या आप लोगों की हालत देख रहे हैं आप? तो यहाँ भी मैं ये देखता हूँ कि ये अब ज्यादा एक इनके कहने के, इनकी चिट्ठों पे जी CM बनेगा, गवर्नर कौन बनेगा, ये उसी में फिर सारी सियासत और नेशनलिज्म गायब हो जाता है। और नेशनलिज्म का नाम सिर्फ सेंटर को डराने के लिए रह जाता है कि भाई देखें बड़ी एहसास महरूमी है, हमें भी कुछ हो जाए, हमें भी कुछ मिल जाए या ना मिले। तो ये है, और यही इसकी डेस्टिनी है। देखिए मिसाल के, यानी अगर आप तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज को देखें, जो अशर जो है इस नेशनलिस्ट पार्टी का हुआ इस वक्त KPK में, ANP का इस वक्त मुकम्मल ये प्रो अमेरिका इनका स्टैंस रहा है। अभी करप्शन के जो स्कैंडल्स हम इस प्रोग्राम में हम कर चुके हैं, हमें अंदाजा हो गया कि प्रायोरिटीज उनकी क्या थी। एक तरफ वो जो शहादतें वो बता रहे थे हमें, वो तो बड़ी ज्यादती हुई लोगों के साथ जिनकी जिंदगियां छीन ली गई, इस तरह से वायलेंट डेथ्स हुई जिनकी, लेकिन भाई कोई काम भी किया आपने या नहीं। तो हम आपका नेशनलिज्म जो है आपकी तकरीरों में नहीं चाहते, मतलब उसकी कोई ट्रांसलेशन नीचे हो ना, उसमें आम आदमी की जो आपकी नेशनैलिटी है उसका तो हाल जो है वो कुचली पड़ी है आबादी, और आप जो है तो फिर तो क्लासेस साहब इसका मतलब हमें हैरान नहीं होना चाहिए। हालात के बावजूद, हालात के होते हुए जिस तरह के हालात होते हैं उस तरह आपको अपनी वफादारियां भी बदलनी पड़ती हैं, आपको अपनी स्टेटमेंट्स भी बदलनी पड़ती हैं। तो कसूर किसका, हालात का हुआ? नहीं, हालात का नहीं है शाहजहाँ कसूर, इन्हें लेटर टोन, ये कसूर हमारा है
कि हम लोग जब इनकी ये बातें डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि 2 महीने पहले अगर अचकज़ई साहब बैठ के हमें ये बताएंगे कि पंजाब की लीडरशिप ने हमारे साथ धोखा किया था और इन्होंने एपीआई डैम बना के ये उसमें से निकल गए थे और हम बह रहे गए पार्लियामेंट से, तो 2 महीने बाद खड़े होकर वो कतार में ला के उसी लीडरशिप को वोट डालेंगे, तो फिर हम कैसे उसके साथ रिकनसाइल जब नहीं कर सकते तो हमें कहा जाता है जी आप तो लोग पर्सनल हो रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आती पॉलिटिक्स क्या होती है। अच्छा, इनकी पॉलिटिशियन की एक और बड़ी खूबसूरती है जो हमारे आप में नहीं हो सकती, ये कहते हैं कि जब हम कोई एक स्टैंड पे खड़े हैं तो भी आप उसको अप्रिशिएट करें, समझें कि हम क्यों खड़े हुए हैं। अच्छा, हम रातों रात उसको स्विच ओवर करके दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो भी आप समझें, सही, बिल्कुल अंडरस्टैंड करें, अप्रिशिएट करें कि हम उस वक्त क्यों उस साइड पे खड़े थे, अब क्यों खड़े हुए हैं। नहीं, आधा काम हो सकता है, हम अंडरस्टैंड तो करते हैं, अप्रिशिएट करने में मुश्किल आ जाती है हमें। हम अंडरस्टैंड कर ले, बिल्कुल आती है, उसी पे आती है। मैं ये समझता हूँ ज़ाहिर तौर पर कि अचकज़ई साहब को एक नए स्पीच राइटर की ज़रूरत है और सारे मेरा ख्याल है सहाफ़ी जो कवर करते हैं उनको सुनते रहें, उनकी तकरीर पिछले 10 साल से एक ही तकरीर है, सेम तकरीर है। और जैसे मुशर्रफ साहब का वो कह रहे हैं कि या तो इनको छोड़ें या कार्रवाई करें, भाई उनको कैसे कार्रवाई करेंगे, आप ये मुतालबा कर रहे हैं, आप तो उन्हीं लोगों के साथ ये खड़े होकर वोट डाला है कल आपने, जो जना मुशर्रफ को लेके आए थे, जिन्होंने जना मुशर्रफ को वर्दी के साथ इसी पार्लियामेंट में वोट डाला हुआ है। या तो आप एक बिल्कुल क्लियर लाइन रखें कि मैंने उन लोगों के साथ लाइन में खड़े नहीं होना जिन्होंने जना मुशर्रफ को वोट डाला है, आप उस पर रिफ्यूज कर दें। अब रिफ्यूज भी नहीं करते, उस टोले को जैन भी करते हैं, उनके पीछे लग के वोट भी डालते। 70% जना मुशर्रफ के वजीर उनके एमएनएस थे जो हमने कल देखे, नवाज शरीफ साहब वोट डाल रहे थे, और फिर आप हमें एक इतनी लंबी तकरीर भी करते हैं, जमहूरियत, फौज, यहाँ पे आदर्श भी हैं आपके साथ। ये चीजें मेरा ख्याल है मुश्किल होंगी अचकज़ई साहब के लिए सेल करना। उन्हें एक लेनी पड़ेगी लाइन, या तो वो 100% प्रो डेमोक्रेसी लाइन लें और कह दें कि जना मुशर्रफ के साथियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, जिया के साथियों के साथ नहीं हो सकता, अयूब के, या फिर आप ये बात ना करें। फिर ठीक है, पाकिस्तान का जो टिपिकल पॉलिटिशियन बिहेव करते हैं फिर आप वही बिहेवियर करें। वो कहते हैं रोम में वही कुछ करो जो रोमन्स करते हैं, फिर वही कुछ आप भी कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की काजी साहब ने कि नेशनलिस्ट का ये फाल है कि आप वो पावर में आना चाहते हैं, वो पावर शेयरिंग करना चाहते हैं। ये माजी में ये चीजें नहीं होती थी। सही, ठीक। एक कॉलर हमारे साथ फैसलाबाद से बशीर। हेलो। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम। बशीर फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। सईद काजी साहब, ये जो बात हो रही थी ना अपने महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से, जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कौम परस्ताना जो मतलब कौम परस्ती की जो जद्दोजहद होती है वो हुक्मरानों के तजादात होते हैं। असल जद्दोजहद जो होती है वो तबकाती जद्दोजहद होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे आप इस पर कोई कमेंट करें? जी वो बिल्कुल ठीक। अगर तबके से आप किसी भी जदोजहद को काट के आगे बढ़ते हैं तो फिर आप जाहिर है उस शेयरिंग में और वो उस जो जिस तरह अभी बात कर रहे थे क्लासरा साहब भी, फिर आप उसी सम्त में चले जाते हैं। सही। तो ये मेरे ख्याल में बात होती है। क्लासरा साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं, जरा बता दीजिए क्या कहना है जरदारी साहब के पीर का, कितनी देर और रखेंगे वो जरदारी साहब को ऐवान सदर में? आज एक न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई है, उसमें उन्होंने फरमाया कि कल कुछ सहाफ़ियों के ऐवान सदर में उनसे बात हुई है और ये पहला सरकारी तौर पर आप कह सकते हैं बयान है, अगर ये सच है, क्योंकि वो जो खबर वो छपी है वो एक न्यूज़ एजेंसी INP के हवाले से छपी है। सो इस पे देखना होगा कितनी अथेंटिक है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने इसको बड़ा ये फ्लैश करके छापा है, लिहाजा हम उस पर बिलीव कर लेते हैं कि खबर ठीक होगी। उसमें वो ये फरमाते हैं, एक तरह का ये नौज़ बिल्ला खुदाई दावा फरमाया कि 5 साल सदर जरदारी साहब ने मेरी वजह से निकाले हैं। अच्छा। उसमें पार्लियामेंट का कोई कमाल नहीं था पाकिस्तान के, ये मैं उसकी इंटरप्रिटेशन अब मैं कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि 5 साल उन्होंने जो सदर साहब ने निकाले उनके मशवरे, उनकी दुआओं और उनके करतब की वजह से निकाले हैं। तो उसमें मतलब अब हम इसको इम्प्लाई कर लेते हैं, वो कहते हैं पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है उनको सदर बनाने में या रखने में, या पोजीशन का फ्रेंडली अपोजिशन का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का कोई रोल नहीं है। अगर कोई रोल है तो वो मेरा रोल है। बिल्कुल, पीर साहब ने कल पूरी की पूरी उन्होंने मेला लूट लिया है। एक तो ये था, दूसरा उन्होंने उसमें उनके जो टिप्स थे, जो करतब बताए हैं, वो उन्होंने शेयर किए मीडिया के साथ कि मैं इनको एडवाइस करता था आप पहाड़ों से दूर रहें, समंदर पे करीब रहें। तो मेरा ख्याल है वो ये उन्हें किसी ने बताया नहीं होगा कि शायद फिर जनरल अयूब से बड़ी गलती हुई थी कि वो समंदर के करीब जो हमारा कैपिटल था कराची, उसको उठा के वो इधर लेके ऐसे पहाड़ों में लेके आए। उससे शायद पाकिस्तान के मसाइल बढ़ गए और जितने हमने देखा सदर वजीर आजम बेचारे एग्जाइल हुए, मारे गए, फांसी लगे, ये शायद पहाड़ों का कसूर है उसमें। तीसरा जो बड़ा दावा किया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, काजी साहब का टेक मैं उस पर चाहूँगा, वो फरमाते कि अभी भी मेरी कोई जेब में गिदड़ सिंह की बाकी है, जो मैं 2 साल के लिए कोई ना कोई गोटी फिट करने की कोशिश करूंगा कि सदर साहब मजीद 2 साल उसमें बाकी रहें और आगे इसको कंटिन्यू करें। हाँ, तो ये गोटी या कोई ये जो गिदड़ सिंह या काजी साहब की आपको कोई इल्म है इसके बारे में? गोटी थोड़ी सी इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो आज की दुनिया है और ये आज के हुक्मरान है,
एक रोनाल्ड रेगन का चीफ ऑफ स्टाफ था, उसने अपनी किताब में लिखा है कि रोनाल्ड रेगन जब किसी बड़ी समिट में जाता था मुलाकात के लिए तो एक कैलिफोर्निया में किस्मत का हाल बताने वाली खातून को जरूर विजिट किया करता था। अब जिसे सपोजिटली हम द मोस्ट पावरफुल मैन अंडर द सन कहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, करता था। एक ऐसे निजाम में कलासरा साहब जहां पे सदर अमेरिका इतना गैर महफूज समझता है कि उसको एक, तो मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी हमें थोड़ी रूम दे देनी चाहिए। ये अभी की बात नहीं काजी साहब अभी की बात नहीं, छोटा सा कमेंट करूंगा। इवन जूलियस सीजर की जो हमने पढ़ी, शेक्सपियर का जो ये प्ले है, बहुत खूबसूरत प्ले है जूलियस सीजर है, उसमें जो सूद से है ये नजूमी है, वो भी सीजर को वार्न करता है कि सीजर बिवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च, कि 15 मार्च की तारीख से खबरदार रहना। सो ये रोल तो हम देखे हैं, उसमें देखते हैं सूद शेयर का उसमें आता है, उसमें ये मगर मैं यहाँ रोक के आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं रोक के आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानते वो कौमों की तकदीर क्या बदलेंगे? जिन्हें ये नहीं पता या जिनका मकसद ये है कि यहाँ हमारा क्याम मुख्तसर है या तवील, तो फिर बात यह है कि आप श्योर ही नहीं है, फिर आप अपने सियासी नजरियात पे क्या आपका तयक्कुन है? फिर आप कैसे क्यों तकरीर करके मंशूर लिख के आके हमें बताते हैं कि हम बदल देंगे आपकी तकदीरें? आप तो अपनी तकदीर के रोने में से नहीं निकल पाए, क्या कहेंगे आप? काजी साहब जो जितना बड़ा लीडर होता है उतना ही इनसिक्योर और तोहम परस्त होता है। इवन भुट्टो साहब के बारे में भी है, वो भी ये इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं। पर्सनली मुझे शेयर करने में हर्ज नहीं है, मैं भी एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव रखता हूँ क्योंकि मैं इसको साइंटिफिक नॉलेज समझता हूँ। ये एक लंबी बहस है, एक इस पर लंबी डिबेट, एक ओवर द आपकी ह्यूमन सेंचुरीज का एक नॉलेज है जो ट्रांसफर किया गया, इस पर खैर कभी किसी और पे बात हो सकती है। लेकिन जो जितना बड़ा लीडर होता है उतना ही इनसिक्योर होता है कि जो पोजीशन उसको मिली हुई है वो उसे नीचे नहीं गिरना चाहता। इसी वजह से ऐसे पीर फकीर ये नजूमी वगैरह जो है, जैसे मैंने आपको जूलियस सीजर का हवाला दिया, मैं समझता हूँ इल्मुल गैब जो है वो अल्लाह इंसानों ही के पास जानता नहीं है, इसलिए। लेकिन ये है कि कुछ साइंसेज हैं, कुछ इंसानों ने साइंस जो पर्सपेक्टिव्स की साइंस है वो भी 100% ठीक नहीं होती। मिसाल के तौर पे डायलेक्टिक्स ऐसा एक यानी लॉजिक के बाद डायलेक्टिक्स एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए आप कुछ बहुत बता सकते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है कायसा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कायसा की खबरें लेंगे। लाहौर से कॉलर है मोहम्मद यासिर। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आप मुझे नहीं सुन पाएंगे और मैं भी आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगी। हाँ जी सिस्टर, बात आ रही है। जी बोलिए। हाँ जी, वो अपने वार्डनों के मतलब हम कह रहे थे कि हमारा चलान करते हैं, हम भूतने के लिए जाते हैं तो 2-2 घंटे लाइनों में लगे रहते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर चाहिए कि जो उसी वक्त जुर्माना करे और हमारी जान छोड़े। और दूसरे नंबर पर ये करते हैं कि सिर्फ पूरे पाकिस्तान लाहौर में टीका पाले का चलान करते हैं और अपना और किसी का चलान नहीं करते, बड़ी गाड़ी वाला, ये मोटरसाइकिल वाले का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कई वार्डन्स तो कैसा उसी टाइम पैसे लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं। यार ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, मगर हम किसी दिन इस पे एक सेगमेंट रख लेंगे कि ये इशू क्या। तो मैं शादी बढ़ता हूँ अपनी स्टोरी की तरफ। ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस है लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसमें उसने ऑब्जर्वेशन दी है, बल्कि कहा है चीफ जस्टिस साहब ने, बड़ी ये मस्बत बात कही है उन्होंने कि जी जो लैंड यूज़ नहीं हो रही, जो आप कल्टीवेट नहीं कर रहे, वो रियासत भाग के रियासत जो है वो वापस ले ली जाए या ले ली जाए। इस हवाले से एक डिसीजन आया हुआ है जो उसका फेडरल शरीयत कोर्ट का भी, उसका भी इशू है। मगर बात यह है कि ये एक बड़ा मैंने खास तौर पे स्टोरी को चूज किस लिए किया कि यहाँ आप ज़राई मुल्क था, ज़राअत आपने बर्बाद करके रख दी, तो आपके पास एक लैंड है जिसमें से फसलें कम और एमएनए ज़्यादा उगते हैं। फिर आप रोज फ्यूडलिज्म सो कॉल्ड फ्यूडलिज्म जो है वो सारी पार्टियां उसका रोना भी रोती हैं। तो कोई अमली कदम क्यों नहीं करते कि जो लैंड अगर कल्टीवेट नहीं हो रही, और आइन की आर्टिकल 253 के तहत जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है उसने भी कहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन ले सकती है, तो अगर इस पर डिसीजन लिया जाए और वहां कोऑपरेटिव्स बना दें और कोऑपरेटिव किसी ब्यूरोक्रेट के हवाले ना करें
कि वो, लेकिन वो जो हारी हैं या किसान जो हैं उनकी इलेक्टेड बॉडीज के हवाले अगर आप कर दें तो आप एक बहुत प्रोड्यूस हासिल कर सकते हैं। ये वो इलाका है जो 1947 से पहले इस पूरे बड़े सगीर का 40% गला पैदा करता था। तो मैंने इसलिए इसको अप्रिशिएट किया कि कोई इस पे भी सोचे, कोई इस पे भी बात करे, क्योंकि ये जो हमें दुख है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिछली गवर्नमेंट ने इसको क्या किया कि जी बेच दो, दुबई को जमीन बेच दो, अपनी कारपोरेट बेचने पे लगे हुए हैं या इंपोर्ट करने पे लगे हुए हैं, जहां किक बैक अपनी रियासत का हिस्सा नहीं बनाते हैं। हाँ। बल मसला ये कि ये मसले ऐसे नहीं है जो हल नहीं हो सकते। ये जो मसला लैंड का मसला है, यहाँ पे बेशुमार जमीन पड़ी है, ये कहा है उन्होंने कि कल्टीवेट हो सकती है, वहां पे पानी मौजूद है, तो क्यों ना इसे उन हारियों को दे दिया जाए जो रोज हम गरीबों की बात करते हैं। सिर्फ बात ही करनी है हमने या कभी इनके लिए कोई काम भी करना है। तो दिस इज वेरी साहब, आप इस पर कोई कमेंट करेंगे? आपकी खबर की तरफ बढ़े आगे। काश साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी एक पुरानी डिबेट है पाकिस्तान में, और हमने देखा 3 दफ़ा पहले भी लैंड रिफॉर्म्स हुई है पाकिस्तान में, और किसी न किसी वजह से कुछ कामयाब हुई है, नहीं हो सकी। तो और फिर हम देख रहे हैं कि वही एक फ्यूडलिज्म अपनी पूरी माइट के साथ ये पाकिस्तान में मौजूद है। ये या तो हम इसको अर्ली डेकेड्स में हम इसको ये हल कर लेते इस मसले को, जैसे नेहरू ने वहाँ पे किया, ये हिंदुस्तान में किया प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने, और बड़े बेहतर तरीके से किया, राज्य महाराजे ख़त्म किए, उनके साथ डील की, सरदार पटेल जैसा उनको एक अच्छा लीडर मिल गया था जिन्होंने बैठ के इस पूरे मसले को उन्होंने हल किया। हमारे यहाँ तो ये फ्यूडल आके काबिज हो गए, यही आके बैठ गए। उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियलिस्ट जो था, वो जो अर्बन क्लास थी, वो भी फ्यूडल बन के रहेगी। आप मुझे बताएं कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके पास मुरब्बे नहीं है? कोई फैमिली पॉलिटिकल बता दें। जो बिजनेसमैन थे उन्होंने जाकर जमीनें नहीं खरीद ली। अच्छा, सबसे बड़ी एक और जो बिग थ्रेट आ रही है किसी वक्त, काजी साहब उस पर भी मेरा ख्याल अगर रिसर्च करके डाटा में दें कि आपकी बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अब आपकी हाउसिंग सोसाइटीज की नजर हो रही है। ये जो आपका एरिया वहां पे श्रिंक हो रहा है और जो फूड क्राइसिस पैदा होना है, फूड फॉर ऑल जो आनी है, ये बहुत बड़ा आपके लिए वो सोसाइटीज बनने कोई रेगुलेशन नहीं है कहीं पे। टाउन प्लानिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। जो बार बार हम यहाँ रोते हैं, ये काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का है कि वो इनको रेगुलेट करें, टाउन प्लानिंग करें और देखें कितनी जमीन किसको मिल सकती है, नहीं मिल सकती। आप जो जरी जमीन दिए जा रहे हैं इसके लिए, हाउसिंग के लिए, उसके बाद अल्टरनेट क्या है कि आप लोगों को घर तो चलो मिल जाएंगे, खाने के लिए कहाँ से आएगा? ये ह्यूज इश्यूज हैं जिनको मेरा ख्याल है रियासत जो है, रियासत के इदारे हल नहीं कर रहे। ये पॉपुलेशन सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में। आपके 3% से ज्यादा ग्रोथ है, दुनिया में सबसे ज्यादा समझी जाती है हमारे। उस पर तो कभी बहस ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई कि इस मुल्क की आबादी खौफनाक तरीके से बढ़ रही है, वसाइल कम हो रहे हैं और कोई इश्यूज नहीं है। और किसी पॉलिटिकल पार्टीज के, काजी साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने तो नहीं देखा किसी उसमें मैनिफेस्टो में, हो सकता है मेरी नजर से ना गुजरा हो, जो ये कहते हो कि हम पाकिस्तान में पॉपुलेशन की कमी के लिए भी काम करेंगे। कोई इसको टच करने को तैयार नहीं। 18-20 करोड़ आपकी आबादी होगी। ये जो आपने बड़ी अहम बात की है, ये तुर्की में भी हुई है ना, इतनी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जेंट्रिफिकेशन। वो कह रहे हैं जी जेंट्रिफिकेशन ऑफ लैंड हो रही है, प्लाजे बन रहे हैं और जो है वर्टिकल जो है वो डेवलपमेंट करके लोगों को प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिटियरिंग के लिए। ये मसले ऐसे नहीं है कि जो हल ना हो सके और पूरी दुनिया में इसकी डिबेट शुरू होगी। और मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि इसने कितने बड़े इंसानी डिजास्टर पैदा कर दिए हैं, जिसका भी मैंने जिक्र किया, कारपोरेटाइजेशन जो इंडिया ने की, हजारों किसानों ने खुदकुशियां कर ली वहां पे। आप जानते हैं बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। तो इन मसलों को अगर हल कर सकते हैं, मगर सवाल ये जिन्होंने हल करना है वो खुद तो उससे प्रॉफिटियरिंग करते हैं, इससे बाल कमाते हैं, तो फिर वो कैसे हल करें? आप काजी साहब नाराज हो जाएंगे, मतलब ये बात वही है कि लोग नाराज हो जाएंगे। 30 अरब रुपए आपने सस्ती रोटी पे लगा दिए, 30 अरब रुपए आपने फार्म सेक्टर पे लगा देते, शायद वहां पे बेहतर प्रोड्यूस करके उन्हीं शहरियों को अब सस्टेनेबल बेसिस पे आप अच्छी फूड सप्लाई कर सकते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता मुनासिब रेट्स पे। सही। तो इस तरह थोड़ा सा करना चाहिए कि आप जाएं उनको, आप किसान का जो आपका सेक्टर उसको तो इन्होंने नजरअंदाज किया है, फिर बैंकों से कर्जे माफ वगैरह, वो खैर एक लंबी कहानी है। साहब आगे बढ़ते हैं, जरा बता दीजिए कि कैबिनेट के हलफ लेने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या कैबिनेट अभी तक फाइनल नहीं की मियां साहब ने? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूजुअली ये समझा जा रहा था कि मियां साहब जब काबल ये हलफ उठाएंगे तो उनके साथ कोई एक कैबिनेट भी आती है, 15 रुकनी आएगी, 20 रुकनी है, वट जो भी नंबर होते हैं। बल्कि कल 2-3 चैनल्स ने तो इस पे अपने प्रोग्राम भी इन्होंने आप कह सकते हैं फिक्स किए हुए थे। इनविटेशन आई हुई थी कि शाम को कैबिनेट के जो मेंबर्स आएंगे उन पे बात हम करेंगे मेरिट पे कि कौन ठीक है कौन गलत है। उन बेचारों को भी अपने रिवाइज करने पड़े हैं प्लान। मुझे भी 1-2 चैनल से टॉपिक चेंज करने पड़े आखिरी लम्हे में। मुझे भी 1-2 चैनल से पहले से बता दिया गया दिन के 12 बजे, जिसमें मालिक साहब हमारे दोस्त अपने चैनल के शामिल हैं। उन्होंने कल प्रोग्राम जो ये करना था वो इसी पे करना था, ऑल ऑफ सडन उन्हें चेंजेस करनी पड़ी हैं। अगर मालिक साहब जैसा बंदा जो वेल इन्फॉर्म्ड हमारे एंकर और जर्नलिस्ट है,
आप मोहम्मद मालिक साहब, अगर वो भी उसमें उनको हैरानी का उसमें आंसर आया है या आप कह सकते सरप्राइज मिला है, तो उससे अंदाजा कर लें कि ये क्या गेम है। एक तो ये स्पेकुलेशन, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे जैसे सहाफ़ी कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ ढूंढ ही लेते हैं, या हमें कहा जाता है कि आप लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि कल का दिन जो है एक बिग मार्जिन से वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा बने हैं। इट वॉज ए बिग डे फॉर मियां साहब एंड इज सिंपैथाइजर और फॉलोअर। वो इस बात के हक में नहीं थे ओवर शेडो हो जाएंगे कि ऐवान सदर में जाएं, अकेले हलफ लें सदर साहब से, उनके साथ एक लंबी एक लाइन ना खड़ी हो। कल को शाम को जो मीडिया है, और जैसे हमारे दोस्त मालिक साहब प्लान करके बैठे थे और बहुत सारे थे, वो फिर वजीरों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो मियां साहब ये चाह रहे थे कि वो फोकस जो है टोटल मेरे ऊपर है। उन्होंने अपने रखा कि मैंने 12-13 साल एक जद्दोजहद की है, मुसीबतें देखी हैं, वापस आया हूं, तो मैं चाहता हूं आज के दिन कम से कम फोकस जो है चाहे पार्लियामेंट हाउस में हो वो मेरे ऊपर हो, ऐवान सदर में मेरे ऊपर हो, और जब शाम को टेलीविजन शोज हों वो मेरे ऊपर हो। इसलिए उन्होंने डिले किए। एक तो ये वजह बताई जा रही है, हो सकता है गलत हो, लेकिन दैट्स एक वन एंगल ये आ रहा है। दूसरा ये कहा रहा है कि नहीं, इन्हें मिनिस्टर्स को अपने में वो करने में, फाइनलाइज करने में बहुत बड़ा एक दबाव आ रहा है, क्योंकि मियां साहब पे सबसे बड़ा जो इनकी पार्टी पे इल्जाम लगना शुरू हो गया है अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि पूरे का पूरा लाहौर को पाकिस्तान समझ लिया गया। जैसे हमने पहले प्रोग्राम में हमने ये ब्रेक किया था और बहुत बड़ी बिग पता उस पर कंट्रोवर्सी हो गई है कि 33 सीटें लाहौर शहर में दे दी इन्होंने। उसके बाद सदर वहीं से है, स्पीकर वहीं से है, वजीर आला वहीं से है। आप देखेंगे 5 वजीर लाहौर से लेने वाले हैं। सो उस पर उन्हें, अच्छा उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं डेफिनेटली, हम ये नहीं कह रहे जो वजीर लेने वाले हैं अगरचे लाहौर से उनका तल्लुक है, लेकिन इवन देन उनमें से कुछ कंपिटेंट लोग हैं, उनके बगैर भी काम नहीं चलता उनका। सो मियां साहब इज इन बिग फिक्स के लाहौर का वो जो उन पर टैग लगने वाला है, मुझे याद आता है कि जब उसको कैसे मिटाएं और किसको आगे करें और किसको पीछे करें। मुझे याद पड़ता है जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए थे वजीर आज़म, तो उन पे भी ये इल्ज़ाम लगता था, जो ये किसी हद तक ठीक भी था, कि उन्होंने भी मुल्तान से लोग उठाए और की पोजीशनों पे लगा दिए थे। सो सेम हम वही देखने में आ रहा है कि शायद या लाहौर जो है वो आपकी पॉलिटिक्स में आप, लेकिन क्लासेस साहब अगर कॉम्पिटेंट लोग मिलते हैं, भले ही लाहौर से मिले, तो उन्हें लाहौरी होने की सजा तो नहीं मिलनी चाहिए? अगर वो डिजर्व करते हैं तो उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन शाजिया एक आप फेडरेशन में रह रहे हैं, आपके फेडरेटिंग आपके यूनिट्स हैं फिर, और इसी वजह से पंजाब पे पहले भी बड़े इल्जामात लगते हैं, और जिसको इन्होंने किसी हद तक मियां साहब ने दूर करने की कोशिश की है। जो जेस्चर हमने वहाँ बलूचिस्तान में देखा, जो अच्छा फैसला था मियां साहब का। इल्जाम आज यही लगते हैं कि पंजाब जो है वो डिक्टेट कराते हैं, आर्मी में सबसे ज्यादा पंजाब है, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा पंजाब है, आपके फिर यहाँ पे रूलिंग एलीट में सबसे ज्यादा पंजाब है, या आपका लाहौर है, या यहाँ के लोग हैं। इसलिए इस तस्वर को दूर करने के लिए भी आपको स्टेप्स लेने पड़ते ताकि दूसरी कौमें जो हैं, दूसरे जो लोग आपके यहाँ रहते हैं, वो ये ना फील करें कि क्या सिर्फ जो काबिल लोग लाहौर में रहते हैं या लाहौर से बाहर भी कुछ अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये अपनी दोनों खबरें कलासर साहब जाहिर नहीं कर देता हूँ। एक तो नोम चॉम्स्की ने जो एक मैंने तहरीर देख रहा था जिसमें उसने बताया कि कैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रही है। खास तौर पे ये जो ऑयल है, इस ऑयल को जो निकालने की एक मैडनिंग एक दौड़ लगी हुई है, एक कंपटीशन है, और उसमें ये हो रहा है कि जब ये सारे अब ये बलूचिस्तान भी इससे जुड़ा हुआ है, ये जितनी प्रॉक्सी वार्स हो रही हैं ये उसके अंदर जो एक मिनरल्स हैं वो उसके लिए हैं। मगर एक इसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस आ रही है, एक तरफ तो जो डेवलप्ड दुनिया है वो पूरी अपना एग्रेशन कर रही है इन ताराज करने के लिए इन मिनरल्स को, जबकि बाज जो ममालिक इसे रजिस्ट करें। और फिर उसने खास तौर पर इस बात को जोड़ा जो इंडिया में इंसर्जेंसी हो रही है कि जो ट्राइबल्स हैं जो कि लड़ रहे हैं इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि भाई इसकी कारपोरेटाइजेशन करके फितरत को बर्बाद मत करो। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज हैं ये जहां गई हैं इन्होंने एनवायरमेंटल डिजास्टर पैदा कर दिए हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट होता है। तो 2 स्टेट्स का उसने नाम लिया, बल्कि 3 स्टेट्स का उसने नाम लिया, इक्वाडोर का नाम लिया और बोलिविया का नाम लिया। बोलिविया ने तो बाकायदा राइट ऑफ नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है, और इक्वाडोर का जो प्रेसिडेंट है राफेल क्रोया वो एक इस तरह से एक पॉलिसी बना रहा है कि हम कम से कम फॉसिल ऑयल निकालें। और वेनेजुएला का जो आखिरी प्रेसिडेंट था उसने यूएन में जाके कहा था कि आप ये ना करें, क्योंकि ये जो जमीन है, ये जो दुनिया हमें मिली है, ये अमानत है, हमें हमारे बड़ों ने दी थी। मगर लगता यह है कि ये माल बनाने वाले, प्रॉफिट बनाने वाले कुछ लंबा ही कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं कि इन्होंने यहां से जाना ही नहीं है, ये समझते हैं सारे ग्लोब की रजिस्ट्री करवा लें हम। तो ये जो सोच है ग्लोब की रजिस्ट्री और लालच और हिर्स, ये ना सिर्फ सैयारे को बर्बाद कर रही है, हम नौ इंसान को भी इसने खतरे में झोंक दिया। मगर शायद मैं बात तो और भी कर सकता था, मगर मैं जानना चाहता हूं कि वो आपने मुझे खाने वाली बात क्या बताई थी, वो कौन सा खाना है, नाश्ता भी तक हमने नहीं किया। जापान में एक होटल है, उन लोगों ने ग्राहकों को अपनी तरफ मतवजे करने के लिए जेल के खानों का जो जायका है वो अपने खानों में पेश किया है। नहीं तो लोग परेशान होते हैं जेल का खाना कैसा होता है, फीका होता है, अच्छा नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। और जिसने वो खाना खाना है
या तो वो जेल जाए या वो उस होटल में जाए। तो सवाल ये है कि लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या जतन करते हैं मेरे ख्याल और में क्या क्या अनोखे अंदाज अपनाते हैं। देखिए, ये जो एक तो सियासत में भी जेल में आना जाना लगा रहता है, तो मेरे ख्याल में अब जो है वो कुछ सियासतदानों को भी वहां से खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है वो जेल खा के आए होते हैं। अभी 5 साल तो बेचारे वो मखदूम हाशमी साहब काट के आए, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी रखा गया, और पीपल्स पार्टी के तो बहुत लोगों को तो क्लासेस साहब बहुत से लोग तो ऑलरेडी वाकिफ होते हैं इस खाने से। मुझे याद आ गया, आपने मुझे एक माजी की बड़ी एक याद दिला दी। जब मुल्तान में मैं डान में रिपोर्टिंग कर रहा था वहाँ पे अपने इनिशियल उसमें, तो मेरे दोस्त शकील अंजुम अभी भी हैं वहाँ पे, ब्यूरो चीफ हैं किसी एक चैनल के साथ। उनके एक दोस्त थे जानने वाले, वो जेलर थे मुल्तान में, तो वो कभी कभार मुझे साथ ले जाते थे। जितनी अच्छी दाल और खाना मैंने वहाँ पे खाया और मुझे आज तक उसका टेस्ट नहीं भूलता। अगर अच्छा जेलर हो किसी भी जेल में, ईमानदारी से काम करे, और वो बड़ा अच्छा जेलर था जो उनका दोस्त था, तो उसकी वजह से हमने बड़े अच्छे खाने जो है, कभी कभार वो शकील मुझे ले जाता था वंस इन ब्लू मून। जितनी अच्छी दाल मैंने वहाँ पे खाई हुई जेल वाली उनकी भी, ये बैठ के मैंने तो कहीं पे नहीं खाई। मैं तो पहली दफा जेल में खाने बाद सुन रही हूँ कि जेल का खाना वाकई अच्छा होता है, नहीं तो बड़ी बदतारीफियां। ये मुझे याद है, मैं आपको बात बताऊं, आपको 96, 98 की बात करूं, जेलर बड़ा अच्छा था, ईमानदार आदमी था वो। उसमें खाने की उनकी क्वांटिटी या उनकी क्वालिटी वगैरह पे बड़ा ख्याल करता था। इसी वजह से मैंने तो 2-4 अच्छे खाने खाए हुए हैं। ठीक है क्लासेस, अब क्लोजिंग का टाइम हो गया है, बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश की स्टोरी आज रहेगी, मगर मैं कल करूंगा, और देखेंगे ये जो महंगे गैजेट्स महंगे दामों बेचते हैं वेस्ट वाले, उनके लिए मजदूर खाम माल की तरह तल्फ हो रहे होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए।